गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय एच.एस. सर पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम एडवांस मैथ के बारे में चर्चा करेंगे। इस क्लास में मैंने एडवांस मैथ के सभी टॉपिक इंक्लूड किए हैं। प्रत्येक टॉपिक से किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप शुरू से लेकर एंड तक इस क्लास को देखेंगे और अपने मैथ में एग्ज़ाम्स में नंबर सुनिश्चित करेंगे। मैं आपको अच्छे से समझाता जाऊँगा इसमें। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा आज का पहला सवाल होगा कि कोई समबहुभुज होता है, उसमें विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। तो हमसे पूछा जाएगा कि समबहुभुज में विकर्णों की संख्या बताइए। हमें पूछेगा अष्टभुज, षष्ठभुज, जो षष्ठभुज होता है वो, सप्तभुज, पंचभुज, चतुर्भुज। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला होगा n कोष्टक n माइनस थ्री। n कोष्टक n माइनस थ्री। यहाँ n है भुजाओं की संख्या। n क्या है? भुजाओं की संख्या है यहाँ। तो जैसे त्रिभुज के लिए, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तीन। तो n का मान त्रिभुज के लिए तीन हो जाएगा। तो तीन त्रिभुज के लिए तीन हो जाएगा, तो अपन विकर्णों की संख्या निकालेंगे, डायगोनल्स निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? थ्री कोष्टक थ्री माइनस थ्री मल्टीप्लाई थ्री माइनस थ्री बाई टू। तो तीन में से तीन जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। जीरो किसी भी संख्या से गुणा होगा तो जीरो हो जाता है। तो यहाँ से त्रिभुज के लिए डायगोनल्स की संख्या निकल के आई जीरो। ट्रायंगल में जीरो होता है डायगोनल। अब चतुर्भुज में चार भुजाएं होगी, तो n का मान कितना हो जाएगा? चार। तो फॉर्मूले में हम चार रखेंगे, तो चार कोष्टक चार माइनस तीन बटा दो। देखिए, चार दो से कट रहा है दो बार में, और चार में से तीन गया तो एक। तो दो मल्टीप्लाई एक बराबर दो। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा चतुर्भुज में टू। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है। देखिए, ये चतुर्भुज है, तो ये विकर्ण और ये विकर्ण आमने सामने के जो शीर्ष होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है, डायगोनल कहलाती है। तो दो विकर्ण हो गए इसमें। ऐसे देखिए, पंचभुज में पूछा जाएगा हमें हमसे, तो पंचभुज में हम निकालेंगे तो हम फॉर्मूले में रखेंगे कि n की वैल्यू यहाँ पाँच रखेंगे। तो पाँच कोष्टक पाँच माइनस तीन बटा दो। तो देखिए, फाइव मल्टीप्लाई फाइव में से थ्री गया तो टू, टू बाई टू। तो टू से टू कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा विकर्णों की संख्या फाइव। अब बनाकर भी देख लीजिए, ये पंचभुज है, तो इसमें विकर्णों की संख्या देखिए, इन दोनों कॉर्नर को हम मिलाएंगे। एक डायगोनल, दो डायगोनल, तीन डायगोनल, चार और पांच डायगोनल। तो पंचभुज में पांच डायगोनल हो गया। इसी प्रकार हमसे षष्ठभुज, अष्टभुज कुछ भी पूछा जाएगा, हमें केवल n की वैल्यू रखनी है इस फॉर्मूले में, जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, n कोष्टक n माइनस थ्री बाई टू। इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ। इसमें दिया गया है कि विकर्णों की संख्या दी गई है 27 और हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। यदि किसी समभुज के विकर्णों की संख्या 27 हो तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमें डायगोनल दिया गया है, तो डायगोनल वाला फॉर्मूला लगाइए यहाँ, n कोष्टक n माइनस थ्री बाई टू। तो डायगोनल कितना आया? 27 है। तो देखिए 27 किसका मल्टीप्लाई है, यहाँ हमें ये देखना है। तो 27 थ्री का और नाइन का मल्टीप्लाई है। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा थ्री और नाइन का मल्टीप्लाई है, केवल एक ही ऑप्शन में नाइन। तो नाइन हो जाएगा यहाँ हमारा आंसर। नाइन पुट करके भी देख लीजिए, नाइन मल्टीप्लाई नाइन बाई थ्री बाई टू। तो देखिए, नौ में से छः तीन गया तो छः, तो नौ इंटू छः बटा दो। ये तीन बार कट जाएगा छः, तो नौ तीस 27। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा नाइन। नेक्स्ट देखिए, पूरक कोण। पूरक कोणों के बारे में चर्चा करेंगे हम। अगर ये अल्फा है और ये बीटा है,
तो ये दोनों पूरक कोण होंगे क्योंकि इनका योग 180 सॉरी इनका योग 90 डिग्री के इक्वल होगा, तो ये पूरक कोण हो जाएंगे। तो अल्फा और बीटा का मान 90 डिग्री होगा, सम इनका 90 डिग्री होगा, तो ये कितने क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमने लिया है कि यदि अल्फा 30 डिग्री हो तो बीटा का मान, तो हमें क्या करना है, इसको हमें पता है अल्फा और बीटा का योग होगा 90 डिग्री, तो अल्फा हमें 30 दिया है तो बीटा निकाल लेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 30, तो यहाँ से निकल के आएगा 60 डिग्री। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में देखिए, अल्फा हमें 29 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 29 डिग्री, तो इसको 90 में से घटाएंगे अपन 29, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा 61 डिग्री। तो यहाँ से बीटा हमारा निकल के आया 61 डिग्री। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन में देखिए, अल्फा 15 डिग्री दिया हुआ है, इसको 90 में से घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ से निकल के आएगा 75 डिग्री। यानी कि पूरक कोण हमेशा 90 डिग्री योग होगा उनका, तो एक दिया हुआ होगा, हम 90 में से उसको घटा के पूरक कोण ज्ञात कर लेंगे। अब संपूरक कोण देखिए, संपूरक कोण में होता है कि जो दो संपूरक कोण होते हैं उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है, जैसे ये अल्फा और ये बीटा, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान 180 डिग्री होगा। अल्फा और बीटा का मान यहाँ कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि अल्फा 45 डिग्री है तो बीटा हमें निकालना है, तो 180 में से हम 45 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा यहाँ से निकल के आएगा 135 डिग्री। मैं आशा करता हूँ कि जोड़ना और घटाना सभी को आता होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें हमें अल्फा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, बीटा निकालना है, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा 180 में से हम घटाएंगे 60 डिग्री, तो यहाँ से हमारा आंसर 120 डिग्री निकल के आएगा। इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन में देखिए, अल्फा का मान यहाँ 30 दिया हुआ, 30 डिग्री दिया हुआ, तो 180 में से 30 को घटा देंगे, 30 को घटाएंगे, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा 150, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आया 150। तो हमें ध्यान रखना है पूरक कोण दो कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री 90 डिग्री, और संपूरक कोण दो कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री यानी सरल कोण। इसी पर मैंने दो सवाल लिए हैं। देखिए हमें अनुपात देके कोण पूछे जाएंगे, तो पहला सवाल होगा हमारा, यदि दो पूरक कोणों का अनुपात 2:3 हो तो छोटे वाला कोण ज्ञात कीजिए। अब इसमें छोटा कौन सा है, छोटा वही होगा जिसका अनुपात भी कम होगा, तो यहाँ इन दोनों में से अनुपात किसका कम है, 2 का कम है, तो हमें 2 अनुपात वाला कोण निकालना है। तो देखिए यहाँ हम अनुपातों का योग करेंगे, अनुपातों का योग यहाँ हो जाएगा 2 + 3 कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, और ये 5 किसके इक्वल है, पूरक कोण है, पूरक कोण होते हैं इनका योग होता है कि 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम एक यूनिट का मान निकालेंगे, तो 90 में 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, 18 बार, तो 2 का मान यहाँ निकल के आएगा, तो इसको 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ छोटा कोण 2 है जो कितना 36 डिग्री है। अगर हमसे पूछा जाता बड़ा वाला कोण तो वो 3 है, तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करते, 18 × 3 तो ये 54 डिग्री हो जाता। अगर बड़ा पूछता तो 54 डिग्री, छोटा पूछा है हमसे तो हो जाएगा 36 डिग्री। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें हमको दिया हुआ है संपूरक कोण, संपूरक कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, और यहाँ अनुपातों का योग कितना है अपना 5 है, तो 5 यूनिट इक्वल 180 डिग्री, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, इसमें डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री,
कितना हो जाएगा 36 डिग्री। 180 में हमको 5 का भाग देना है, तो यहाँ से हमें छोटा वाला कोण निकालना है जिसका अनुपात 2 है। तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, यहाँ से 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 दुआ 72 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहीं से हमें बड़ा वाला कोण पूछता तो 3 से मल्टीप्लाई करते तो 108 डिग्री आ जाता है। 36 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आया 72 डिग्री, छोटा वाला कोण। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें हमें आंतरिक कोणों का योग पूछा जाएगा कि कोई समबाहुभुज है उसमें आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। यहाँ n की मिनिमम वैल्यू 3 ली जाएगी, 3 ली जाएगी। तो देखिए 3 रखते हैं अपन यहाँ, तो यहाँ से निकल गया 3-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए 3 में से 2 गया तो 1, और 1 इंटू 180 तो 180 आ जाएगा। तो 3 त्रिभुज के लिए आता है, तो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार हमसे पूछ लिया जाए कि चतुर्भुज में बताइए, तो अपन यहाँ 4 रख देंगे, पंचभुज में 5 रख देंगे। अब देखिए मैं षष्ठभुज के लिए निकालता हूँ यहाँ से, तो n का मान यहाँ कितना लेना पड़ेगा हमें, 6 षष्ठभुज के लिए। तो फॉर्मूले में 6 रखिए, तो 6 - 2 मल्टीप्लाई 180, तो ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 180। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा 720 डिग्री, क्योंकि 8 चौक 72 होता है और ये 0 है, तो 720 डिग्री अपना यहाँ आंसर आ जाएगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि समबाहुभुज के बाहरी कोण होता है उनका सम हमेशा 360 डिग्री होता है। समबाहुभुज के बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब वो चाहे से त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, कोई सा भी हो, जो बाहरी कोण है उनका योग हमेशा 360 डिग्री होगा। अब देखिए क्वेश्चन लिया मैंने, किसी समभुज के अंतः कोणों का योग 720 डिग्री है तो प्रत्येक अंतः कोण ज्ञात कीजिए। हमें प्रत्येक अंतः कोण बताना है, क्योंकि जो अंतः कोण है उनका योग है 720 डिग्री। तो हम फॉर्मूले में रखेंगे, हमारा फॉर्मूला था n-2 मल्टीप्लाई 180 बराबर 720 था यहाँ। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 8 चौक 72, 4 आ गए यहाँ से। तो n-2 इक्वल 4, n-2 इक्वल 4। तो n की वैल्यू यहाँ से निकल के आई 6, तो ये क्या हो जाएगा, षष्ठभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, षष्ठभुज। नेक्स्ट देखिए, अब हम इसमें चर्चा करेंगे, त्रिभुज की चर्चा करेंगे। आगे देखिए, यहाँ हमें देखना है ट्रायंगल, त्रिभुज। जो त्रिभुज होता है उसके लिए आवश्यक शर्तें। त्रिभुज में 3 साइड होती है। ये कोई ट्रायंगल है, इसमें 3 साइड होगी, ए, बी और सी। ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। तो देखिए इसकी आवश्यक शर्तें होती है कि 2 भुजाओं का योग सबसे बड़ी जो भुजा होती है उससे ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि अपन 2 भुजाओं का योग करें, जैसे a प्लस बी, इसका मान हमेशा c से ज़्यादा होगा, b प्लस सी, इसका मान भी हमेशा a से ज़्यादा होगा, और c प्लस ए, इनका मान हमेशा 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा। और दूसरी शर्त होती है 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होगा। 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होगा, जैसे a माइनस बी, इसका मान कम होगा c से, b माइनस सी, इसका मान कम होगा a से, और c माइनस ए, इसका मान कम होगा b से। अगर ये शर्तें सेटिस्फाई नहीं कर रही तो इन तीनों बिंदुओं से त्रिभुज बनना मुश्किल है, कोई त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए मैंने 4 क्वेश्चन लिए यहाँ, इनमें हमें देखना है कि कौन से में त्रिभुज बन रहा है और कौन से में नहीं बन रहा। तो पहले में देखिए, इसको मान लेते हैं इसको बी और इसको सी मान लेते हैं अपन। तो देखिए यहाँ से 2 + 3 इक्वल है 5 के, तो 2 + 3 इक्वल यही 5।
दोनों इक्वल आ गए। अगर दोनों इक्वल भी आते हैं तब भी त्रिभुज नहीं बनता, तो इससे त्रिभुज नहीं बनेगा। सेकंड में देखिए, सेकंड में हमने लिया है 3 4 और 5, 4 3 5, तो इनको ऐड करेंगे 4 + 3, यह हमेशा बड़ा होगा 5 से। इसी प्रकार देखिए 5 + 4, यह हमेशा बड़ा होगा 3 से। और नेक्स्ट देखिए 3 + 5, ये भी 3 से 4 से बड़ा होगा, सॉरी 4 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ से निकल के आएगा 9, यहाँ से निकल के आएगा 8, ये सभी बड़े हैं, तो इसमें हम कहेंगे कि त्रिभुज बनेगा। अंतर से भी देख लिए, अंतर देखिए एक बार इनका, पहले में अपन ने लिया था, तो अंतर लेंगे यहाँ, तो 5 - 2 = 3, बड़ा तो नहीं, कम तो नहीं हो रहा, इक्वल है। ऐसे 3 - 2, तो यहाँ दोनों इक्वल आ गए, 3 = 3, तो ये नहीं होगा। दूसरे में हो रहा है तो इसमें त्रिभुज बनेगा। तीसरे क्वेश्चन में देखिए, तीसरे क्वेश्चन में हमें देखना है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ 2 + 7 = 9, तो 9 = 9, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि बराबर नहीं आना चाहिए, बस अधिक आए इससे। और चौथा क्वेश्चन देखिए 5 + 12 > ये बड़ा है, 13 से बड़ा है, क्योंकि इनको जोड़ेंगे अपन, 17 13 से हमेशा बड़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इससे भी त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज बनेगा सेकंड और फोर्थ से, और त्रिभुज नहीं बनेगा फर्स्ट और थ्री से। फर्स्ट और थ्री से त्रिभुज नहीं बनेगा, और सेकंड और फोर्थ से त्रिभुज बनेगा। तो ये आपको ये शर्तें ध्यान रखनी है। a + b का मान हमेशा, यानी कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होगा। यहाँ c सबसे बड़ी भुजा होगी। अब यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। इसमें मैंने 3 भुजाएं ली है, ए बी और सी, 3 भुजाएं ली है। इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर इनका योग, यानी कि जो तीनों भुजाएं हैं इनमें से सी सबसे बड़ी भुजा है, हमने माना है सी सबसे बड़ी भुजा, सी सबसे बड़ी भुजा है यहाँ। तो ए और बी का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर + बी का स्क्वायर, यानी कि दोनों के वर्गों का योग, अगर तीसरे के वर्ग के योग से अधिक है तो वो तो हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। अगर ए का स्क्वायर + बी का स्क्वायर सी के स्क्वायर के इक्वल है तो वो हो जाएगा समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल। और अगर ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर लेस देन, यानी कम है सी के स्क्वायर से, तो वो हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। वो क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, हमें बताना है कि कौन से में कौन सा कोण है। यहाँ सबसे बड़ी भुजा 8 है, तो यहाँ देखिए 5 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और इसका हो जाएगा 25। तो इनको ऐड करेंगे अपन, इनको ऐड कीजिए 9 और 5 4, 74। अब 74 ग्रेटर देन है 64 से, तो यहाँ देखिए कौन सा त्रिभुज बनेगा। देखिए ए स्क्वायर + बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, तो कौन सा त्रिभुज बनेगा यहाँ, न्यून कोण त्रिभुज। तो 5 7 और 8 से कौन सा त्रिभुज बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। इसी प्रकार देखिए 3 4 और 5 से, तो सबसे बड़ी भुजा 5 है, तो 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर,
देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 60, ये 25, 5 का स्क्वायर। तो देखिए 9 और 16 का योग होता है 25 बराबर 25। तो सेकंड शर्त यहाँ पूरी हो रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। 3, 4 और 5, इन्हें पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाता है, पाइथागोरस संख्या भी बोला जाता है। तीसरे में देखिए हमने यहाँ लिया है 4, 5 और 8। तो 8 का स्क्वायर लेंगे अपन, 4 का स्क्वायर लेंगे और 5 का स्क्वायर लेंगे। यहाँ हम चेक करेंगे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 16 प्लस 25 इस ग्रेटर देन 64। तो देखिए 16 और 25 64 से बड़ा तो नहीं होगा, छोटा ही होगा। तो यहाँ कौन सा त्रिभुज बनेगा? यहाँ त्रिभुज बनेगा हमारे अधिक कोण त्रिभुज। तो कौन से त्रिभुज की कंडीशन हो गई? अधिक कोण त्रिभुज की। तो हमें ध्यान रखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर सी स्क्वायर से अधिक है तो न्यून कोण त्रिभुज। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है सी के, सी स्क्वायर के, तो वहाँ समकोण त्रिभुज। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर, तो यहाँ अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। नेक्स्ट देखिए, ये त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज है। हमें एक त्रिभुज दिया जाएगा और ये इसके कोण बाइसेक्टर है। ये कोण बाइसेक्टर है और ये है। हमें ये कोण पूछा जाएगा, कोण बी ओ सी। तो यहाँ हम कोण बी ओ सी बताएंगे तो यहाँ होगा, ये इसका मान होगा 90 डिग्री प्लस कोण A/2। जो ये कोण है इसको हाफ करके 90 में जोड़ना है, क्योंकि ये अंदर की तरफ समद्विभाजक कर रहा है, कोण समद्विभाजक है। अगर बाहर की तरफ कोण समद्विभाजक हो, बाहर की तरफ कोण समद्विभाजक हो तो यहाँ ओ का मान आ जाएगा। यहाँ हम 90 को घटाएंगे A/2 से। A/2 ये वाला कोण है, ये वाला कोण है ए, तो इसमें से घटाएंगे तो 90 माइनस A/2। और अगर हमें बाहर ये एक रेखा की तरफ दिया जाए कि ये इसको समद्विभाजक कर रहा है, इसको ये आगे की तरफ बढ़ाया जैसे ही, तो ये इसको बाहर की तरफ समद्विभाजक कर रहा है, तो बाहरी कोण समद्विभाजक। तो इनको मिलाएंगे तो यहाँ अगर थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। तो कोण ए इक्वल हो जाएगा कोण बी ओ सी के। अब जैसे हमें यहाँ दे दिया जाए कि ये 60 डिग्री है ए यहाँ, तो ये ओ वाला अपन कोण बी ओ सी निकालेंगे तो 90 प्लस 60/2, तो ये यहाँ से निकल गया 30। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 120 डिग्री हमारे पास ये कोण निकल के आ जाएगा 120 डिग्री। ऐसे हमें इसमें दिया जाएगा, इसमें भी हम इसको 60 डिग्री ले लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 90 माइनस 60/2 तो 30। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा 60 डिग्री। इसी प्रकार इसमें देखिए अगर यहाँ 60 है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन सूत्र द्वारा। हीरोन सूत्र होता है कि एस कोष्ट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये अंडर रूट में होता है। एस यहाँ होगा अर्ध परिमाप, यानी कि जो भुजाएं होगी त्रिभुज का, जो भुजाएं होगी ए बी और सी, इनका योग बाई 2, ये अर्ध परिमाप हो जाएगा, परिमाप का आधा अर्ध परिमाप। ए बी और सी यहाँ क्या है, साइड्स है त्रिभुज की। अगर हमें पूछ लिया जाए कि अंतः कोण की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, सॉरी अंतःवर्त की त्रिज्या, जो ये त्रिभुज है तो इसमें एक ये वर्त बन रहा है अंतःवर्त,
तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो हमें उसमें दिया जाएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, अर्ध परिमाप ये है, तो इसका व्यास बताइए या अंतः त्रिज्या बताइए। अगर बाहरी पूछा जाए तो बाहरी यानी परिवर्त की त्रिज्या, उसके लिए हो जाएगा यहाँ अंतःवर्त के लिए तो एरिया अपॉन अर्ध परिमाप, और यहाँ हो जाएगा बाहर परिवर्त के लिए इनकी भुजाओं का गुणनफल यानी ABC मल्टीप्लाई, यानी इन तीनों का मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू जो त्रिभुज है उसका एरिया। तो यहाँ से मैंने एक क्वेश्चन लिया 13, 14 और 15 सेंटीमीटर ABC को माना है, तो इससे हम इन तीनों का मान निकालेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे अपन, 13 + 14 + 15, तो इनको ऐड करेंगे अपन 42 आ जाएगा बाई 2। तो यहाँ से हमारा S निकल के आएगा, अर्ध परिमाप निकल के आएगा 21। अब इसको अपन एरिया निकालेंगे इसका, तो एरिया निकालने के लिए हमने फॉर्मूला ले रखा है S cos S - A S - B cos S - C और इसका अंडर। तो यहाँ इसको रख दीजिए 21 मल्टीप्लाई 21 में से 40 गए तो 7, और यहाँ से देखिए 21 में से 13 जाएगा, 21 में से 13 घटाएंगे तो कितना जाएगा 8 आ जाएगा, 8 और 15 घटाएंगे 21 में से तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये पूरा अंडर रूट में। यहाँ से देखिए 21 को अपन लिख सकते हैं 7 × 3, ये 7 होगा, और इसको लिख सकते हैं अपन 8 × 2 × 3। तो देखिए यहाँ से अपन को जोड़ा बनाना है, 7 का जोड़ा बन रहा है, 1 बन रहा है तो 1 निकाल लीजिए, 3 का जोड़ा बन रहा है 1 तो 3 निकाल लीजिए बाहर, और यहाँ से 8 दूनी 16, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 यहाँ से निकाल लीजिए। तो इसको सोल्व किया अपन ने, 7 चौक 28 और 28 × 3 कितना हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 8 या 24 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ये ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आया ट्रायंगल का एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एस निकल के आया था 21 आया था, 21 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से हमें अंतःवर्त की त्रिज्या निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या है अपना, डेल बाई एस, यानी कि एरिया बटा अर्ध परिमाप। तो एरिया 84 और अर्ध परिमाप है 21। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा, देखिए 4 बार पूरा पूरा कट जाएगा 84 21 से। अगर हमें यहाँ से तो अंतःवर्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, अगर हमें परिवर्त की त्रिज्या पूछी जाए तो परिवर्त की त्रिज्या के लिए अपन क्या करेंगे, ए बी और सी का मल्टीप्लाई बाई 4 एरिया। तो यहाँ से देखिए ए बी सी 13 14 और 15, 13 14 और 15 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइडेड 4 × 84। तो देखिए इसको अपन सॉल्व करेंगे, ये 7 बार ये 2 बार, ये 7 × 7 7 दूनी 14, तो 12 कट रहा है 15 से, दोनों 3 से कट रहे हैं, तो ये 5 बार और ये 4 बार, तो 13 पंजो 65 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से हमारे पास आंसर निकल के आएगा 8 से 1/8 सेंटीमीटर, या इसको अपन दशमलव में निकालेंगे तो 8 पॉइंट कुछ हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि कैसे यूरोन के सूत्र से हम त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फिर हमसे पूछा जाए अंतःवर्त की त्रिज्या पूछी जाए तो अंतःवर्त की त्रिज्या निकाल देंगे यूरोन जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। परिवर्त की त्रिज्या पूछी जाए तो तीनों भुजाओं का गुणनफल बाई 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया को, और इसको डिवाइडेड कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमें त्रिभुज का एरिया निकालना है, तो हमें दिया हुआ होगा
बेस दिया हुआ होगा और हाइट दी हुई होगी। जैसे हमको दे दिया है कि बेस 5 है और हाइट 12 है, या फिर मान लीजिए कि बेस 12 हो गया 12 सेंटीमीटर और हाइट हो गई 5 सेंटीमीटर, हाइट हो गई 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपन एरिया निकालेंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5, तो देखिए ये 6 बार कट जाएगा 12 से, ये 12 2 से 6 बार कट गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ से 30 हमारा आंसर निकल के आएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमें एक कोण दिया हुआ होगा और दो भुजाएं दी हुई होगी। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि हमें ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ थीटा 30 डिग्री और ये दोनों हमें दिया हुआ है वही 12 और 5 मान लेते हैं। लेकिन नो, यहाँ हम इसको लेंगे, ए को ले लेते हैं अपन 4 और बी को ले लेते हैं 5। तो यहाँ से हम लेंगे थीटा लेंगे 30 डिग्री, 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। ए का मान हमने लिया 4, ए का 4 ले लिया, बी का 5 ले लिया, और यहाँ थीटा हमने ले लिया 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 और साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो 4 से कट जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का एरिया। तो ये दो फॉर्मूले में होते हैं त्रिभुज के एरिया का, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और एक होता है 1/2 ए बी मल्टीप्लाई साइन थीटा। नेक्स्ट देखिए समबाहु त्रिभुज का एरिया। अगर समबाहु त्रिभुज का एरिया पूछा जाए हमसे, तो उसका फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए यहाँ है भुजा, तो हमें यहाँ ए दे दिया जाए 4, मान लीजिए ए 4 है। तो यहाँ से हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया कितना निकल के आएगा, यहाँ से एरिया निकल के आएगा √3 √3/4 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 4 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा आंसर 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर अपन यहाँ 8 लेते हैं, a = 8, तो यहाँ देखिए √3/4, 8 का स्क्वायर 64, तो 4 कट जाएगा कितने बार, 64 से कट जाएगा, यानी कि 4 से कट जाएगा 64 16 बार। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसमें देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, जिसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस, कर्ण बोला जाता है, जिसको हाइपोटेनस बोला जाता है। ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, आधार और लंब। अगर हमें समकोण त्रिभुज का एरिया पूछा जाए, तो आधार मल्टीप्लाई 1/2 आधार मल्टीप्लाई लंब हो जाएगा, यानी कि बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर बाई 2, बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर बाई 2 हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पूछा जाए कि इसमें अंतःवर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो अंतःवर्त की त्रिज्या के लिए हमारा फॉर्मूला होगा आधार और जो बेस होता है, यानी कि जो आधार होता है बेस और जो लंब होता है परपेंडिकुलर, उनको ऐड करके कर्ण से घटा देंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2, पी प्लस बी माइनस एच बाई 2। अगर परिवर्त की त्रिज्या पूछी जाए तो सीधा कर्ण का हाफ करना है, h/2 करना है। जैसे देखिए ये समकोण त्रिभुज है, तो ये हो गया अंतःवर्त और ये इसके बाहर हो गया ये परिवर्त।
अगर इसकी त्रिज्या निकालनी है बाहर वाले की, आर निकालना है, तो अपन क्या करेंगे h/2। और अगर इसकी निकालनी है तो अपन क्या करेंगे यहाँ p + b - h/2। तो यहाँ मैंने ले लिया ये 5, इसको 5 ले लिया, इसको 12 ले लिया, तो ये 30 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसका मान निकालेंगे अंतर्वर्त का, तो क्या हो जाएगा 5 + 12, 5 + 12, इन दोनों को ऐड करके 30 में से घटा देंगे, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा 4/2 यानी कि 2। कि 12 और 5 17, 17 में से 13 गया तो 4, 4/2 2 हो जाएगा। और आर यहाँ लेंगे तो 13/2 यानी कि 6.5, 6.5। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ पाइथागोरस से संख्याएं लिखी है जो ट्रिपलेट होते हैं वो लिखे हैं। तो आपको याद रखना है आपको यहाँ याद रखना है ये 4 होगा, ये 5 होगा। 3 4 5 ये एक ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 एक होता है, 8 15 17 एक होता है, 9 40 41 11 60 61। ये आपको याद रखना है। 6 8 10 भी होता है, 9 12 15 भी होता है, 7 24 25 भी होता है। यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25 के स्क्वायर के। ऐसे होता है 13 84 85, 12 35 37, 16 63 65, 33 56 65। ये सभी क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट है जो पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करते हैं। इसमें पाइथागोरस प्रमेय होती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल होगा कर्ण के स्क्वायर के। और ये जितने भी ट्रिपलेट है ये इस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन वीडियो मेंस एग्जाम में अभी पूछा गया है हाल ही में, तो इस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। आने वाले एग्जाम्स में हमें ये देखने को मिलेगा। तो ये कोई ट्रायंगल है और ये एंगल बाई सेक्टर है ए से डी, एंगल बाई सेक्टर है, ये दो भागों में बांट रहा है ए से डी एंगल को। तो ये इसको किस अनुपात में बांटेगा, तो ये जो भुजा है सी और बी, तो इसको इस तरफ सी, तो सी अनुपात बी अनुपात में बांट देगा, इन दोनों को इसी अनुपात में ये बांटेगा। तो यहाँ हमने ले रखा है बी सी ए ले रखा है, तो ऑप्शन से बी डी का मान पूछेगा, तो बी डी का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए बी डी, तो इनका अनुपात, तो बी डी का अनुपात सी और अनुपातों का योग बी प्लस सी, अनुपातों का योग बी प्लस सी। और टोटल ये कितनी लंबाई है कितनी इसकी बी सी की लंबाई कितनी है वो हो जाएगा ए। तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा बी डी इक्वल सी ए अपॉन बी प्लस सी। ऐसे हमें डी सी पूछ लिया जाए, डी सी या सी डी जो भी है, यहाँ इसका अनुपात कितना हो जाएगा बी, तो जिसका अनुपात हमें निकालना है मान उसका अनुपात ऊपर रखेंगे और अनुपातों का योग कर देंगे। यहाँ अनुपातों का योग हो जाएगा बी प्लस सी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये पूरी भुजा कितनी है ए है, इसकी लंबाई तो ए, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा बी ए अपॉन बी प्लस सी, बी ए अपॉन बी प्लस सी। तो हमें ये दोनों याद रखना है कि इधर जो भुजा दी हुई है वो सेम अनुपात में इधर इसको डिवाइड करेगी, इधर वाली जो भुजा है वो इसको सेम अनुपात में डिवाइड करेगी।
नेक्स्ट देखिए, सर्कल के बारे में चर्चा करेंगे अब हम। वर्त, तो वर्त के अंदर जीवा द्वारा वर्त के केंद्र पर बना गया कोण, वर्त की परिधि पर बनाए गए कोण का कितना होता है, दुगना होता है। यानी कि ये वर्त है, ये इसकी जीवा द्वारा यहाँ सेंटर पर कोण बनाया हुआ, एक ये परिधि पर कोण बनाया हुआ, तो ये अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, तो ये थीटा है तो ये 2 थीटा हो जाएगा। और किसी जीवा द्वारा यानी कि वर्त की जीवा द्वारा वर्त के एक ही तरफ बनाए गए सभी कोणों का मान समान होता है। तो यहाँ ये सभी कोण है, क्योंकि ये जीवा है और ये जीवा और जीवा के एक ही तरफ सारे कोण बन रहे हैं, तो इन सभी कोणों का मान समान होगा। तो इन सभी कोणों का मान इक्वल होगा, क्योंकि ये इसके एक ही तरफ बन रहे हैं, जीवा के एक तरफ बन रहे हैं। इसमें देखिए, अगर किसी जीवा द्वारा वर्त के दोनों तरफ कोण बनाया जाता है तो उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। आमने सामने का जो कोण होता है उसका योग 180 डिग्री होता है। इसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो हमें इसका मान दे के इसका पूछ लिया जाए, जैसे अल्फा हमें दे दिया 60 डिग्री और बीटा पूछ लिया जाए, तो हम क्या करेंगे, 180 में से 60 को घटा देंगे, 60 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए, अगर हमें थीटा का मान यहाँ 30 डिग्री दे दिया जाए कि थीटा 30 डिग्री है, तो यह 2 थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर जो वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो उसका व्यास होती है, तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा द्वारा बनाया गया कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा परिधि के ऊपर। यानी कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा द्वारा बनाया गया कोण त्रिभुज वर्त के सर्कल पर वो 90 डिग्री का होगा। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखना है हमें कि ये सर्कल है और सर्कल में कोई स्पर्श रेखा टेंजेंट है इसके द्वारा, और ये जीवा है, 2 जीवा है इसमें, ये जीवा है, तो ये स्पर्श रेखा के ये जो कोण होगा थीटा और ये थीटा, ये दोनों इक्वल होगा। इसी प्रकार अगर हमसे यहाँ पूछा जाए स्पर्श रेखा ये हो गई, तो ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा। देखिए अपोजिट, जस्ट इसके अपोजिट देखिए, जो शीर्ष वाला कोण है ये थीटा, यहाँ पर भी देखिए ये सी यहाँ था तो ये अल्फा अल्फा, थीटा थीटा। नेक्स्ट देखिए, किसी वर्त के बाहरी बिंदु पर, कोई वर्त है उससे बाहरी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती है। तो ये वर्त है, इस पर ये बाहरी बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, इसे मान लेते हैं A और इसे B। तो PA बराबर PB होता है, यहाँ PA बराबर PB, AP बराबर BP या PA बराबर PB, ये दोनों हमेशा इक्वल होगी। और ये सर्कल के साथ त्रिज्या और इसके साथ ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं हमेशा। और सर्कल का जो सेंटर होता है उसका कोण और पी बिंदु पर बनने वाला कोण, इनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के समपूरक कोण होते हैं, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ हमें ये दे दिया जाए कि 120 डिग्री है और ये वाला पूछ लिया जाए कि कितना हो जाएगा, तो 180 में से 120 हम माइनस कर देंगे तो यहाँ से हमारा 60 डिग्री निकल के आएगा। अगर ये हमें 90 डिग्री दे दिया जाए तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हम स्पर्श रेखाओं की जो ये आपस में स्पर्श कर रही है, ये 2 वर्तों को टच कर रही है, इनकी लंबाई के बारे में चर्चा करेंगे। अनुप्रस्थ रेखाओं की लंबाई, अनुस्पर्श रेखाओं की लंबाई, ये 2 वर्त है, ये दोनों, इन दोनों को ये एक ही तरफ स्पर्श कर रही है यहाँ इधर, तो हमें इसकी लंबाई निकालनी है। तो ये माना ये D है, केंद्रों के बीच की दूरी D है, ये R1 यानी बड़ा कैपिटल R हो गया, ये स्मॉल r हो गया,
तो इसके लिए फॉर्मूला होगा डी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वर्त की परिधि पर 90 डिग्री का कौन बनेगा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर, ये डी हो जाएगा, तो डी स्क्वायर माइनस ये आर माइनस यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो हमें ध्यान रखना डी स्क्वायर माइनस कॉस्ट आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये अनुस्पर्श रेखा की लंबाई होगी। और अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई के लिए देखिए, अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई ये दोनों इसको तिरछा स्पर्श करेगी। कैसे स्पर्श करेगी ये, ऐसे। तो इसका फॉर्मूला होगा इन दोनों के बीच की दूरी डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट में। यहाँ से हमें 3 वैल्यू दी हुई होगी, डी की, कैपिटल आर की और स्मॉल आर की, और फिर हमसे स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी जाएगी। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, डी हमें दे दिया 10, आर हमें दे दिया गया है 7 और 1 दे दिया गया हमें आर 5। तो हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, पहले वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। पहले वाली थी अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, अनुस्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी डी का स्क्वायर माइनस 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यही था। तो यहाँ 10 का स्क्वायर 100, 7 माइनस 5 तो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से हमारे पास निकल गया है 96 अंडर रूट में। इसी प्रकार अपन अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई के लिए अपन क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे अपन। फॉर्मूला है यहाँ डी स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर माइनस 7 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 10 का स्क्वायर 100 माइनस 7 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ हमें आर का मान 3 लेना है, 3 लिया यहाँ, 3 नहीं लेंगे, 2 लेंगे यहाँ आर का मान 2 ले लिया, छोटे स्मॉल आर का 2। अब देखिए यहाँ स्क्वायर करेंगे अपन, तो 100 माइनस 9 का स्क्वायर 81, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 19। नेक्स्ट देखिए, हमें सर्कल दिया हुआ होगा, उस सर्कल में हमें 2 जीवाएं आपस में काटती हुई मिलेगी। तो इनका जो अनुपात होगा इन जीवाओं का, जो ये पी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये हो जाएगा ए पी मल्टीप्लाई बी पी, ए पी मल्टीप्लाई बी पी इक्वल होगा सी पी मल्टीप्लाई सी डी, यानी इनका और इनका ए और पी का मल्टीप्लाई, पी और बी का मल्टीप्लाई इक्वल होगा सी और डी का मल्टीप्लाई और डी और पी का मल्टीप्लाई। हमें यहाँ पर भी 3 वैल्यू दी जाएगी और चौथी वैल्यू पूछी जाएगी। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इसमें हमें बाहरी बिंदु से ये जीवा है ये प्रतिच्छेद करती हुई आगे तक बढ़ाई जाएगी। इसमें हम आगे तक बढ़ा रहे हैं, देखिए ये पी बिंदु पर काट रहे हैं दोनों जीवा आपस में। तो हम इसमें देखेंगे, जो ये पूरी जीवा की लंबाई लेंगे पहले, तो ए से पी तक, ए पी ये पूरी लंबाई, फिर उसके बाद में लेंगे हम बाहरी जो लंबाई बी पी ये, तो ए पी मल्टीप्लाई बी पी इक्वल होगा ये पूरी लंबाई सी पी की, तो सी से पी इक्वल होगा सी पी मल्टीप्लाई ये डी से पी डी पी। तो एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है कि ए पी पूरा ए से पी तक मल्टीप्लाई बी पी सी पी मल्टीप्लाई डी पी। इसी प्रकार देखिए, अब इसमें देखिए हमें लेना है एटीएम से, पीटीएम से पूछा जाएगा, पीटी ये पूछा जाएगा, तो हम क्या करेंगे पीटी स्क्वायर
इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पी टी इक्वल टू पी टी, तो पी टी स्क्वायर इसी फॉर्मूले से हुआ ये, क्योंकि ये अंदर तक प्रतिच्छेद कर रहा है लेकिन ये यहाँ केवल यहीं पर स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ से हम लेंगे ए पी लेंगे पूरा वाला, फिर बाहर वाला लेंगे बी पी, तो ए पी मल्टीप्लाई बी पी, ये ध्यान रखना। हमें ए भी नहीं लेना है, ए भी नहीं लेना है। तो हमें यहाँ दे दिया जाए कि ए पी 10 है और बी पी 2 है, ए पी 10 सेंटीमीटर और बी पी 2 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा जाए कि पी टी बताइए। तो पी टी हम यहाँ से निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 2 20, तो पी टी इक्वल हो जाएगा √20, कि पी टी स्क्वायर 20 आएगा तो √20 आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट देखिए, ये साइन रूल है, हम साइन रूल के बारे में चर्चा करेंगे। ये त्रिभुज में लागू होता है। तो ये कोई ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है, ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली भुजा सी। तो हमें ध्यान रखना है कि ए बाई साइन ए, देखिए ये ए, ये कोण ए, तो ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, तो ये बी, तो इसके सामने का कोण बी, तो बी बाई साइन बी इक्वल होगा सी बाई साइन सी। ये 2r, या 2r है परिवर्त की त्रिज्या, इसका जो बाहर ये है r है परिवर्त की त्रिज्या, तो 2, तो ये व्यास हो जाएगा, तो परिवर्त का व्यास के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? परिवर्त के व्यास के इक्वल होगी। तो हमें यहाँ से पूछा जाएगा ए बी और सी, इन भुजाओं का अनुपात हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात होगा साइन ए का अनुपात, साइन बी का अनुपात, साइन सी का अनुपात, इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, कोसेक रूल। कोसेक रूल में हमें त्रिभुज दिया जाएगा और त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाएगी, और हमें इसमें कोस ए पूछा जाएगा, कोस ए। तो कोस ए पूछा जा रहा है, तो हम इसको मान निकालेंगे कोस ए का। तो कैसे निकालेंगे? ए यहाँ है, कोण ए, कोण ए के सामने वाली भुजा को छोड़ दीजिए, ये है, इसको छोड़ दीजिए, बाकी दोनों का योग कर दीजिए, इसका और इसका योग कर दीजिए, तो बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब जो ये है कोण ए है, इसके सामने की भुजा ए है, तो उसका स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2ab, सॉरी 2bc, क्योंकि यहाँ ए है तो यहाँ तो ए हमें लेना ही नहीं है, यानी कि यहाँ तो ए लेना ही नहीं है, हमें ए माइनस में लेना है। अगर हमें कॉस बी का मान पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? बी को नेगेटिव में लेंगे, बी स्क्वायर को नेगेटिव में लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ हमें बी नहीं लेना नीचे, बाकी का जो बचा है वो लेना है, तो ए सी 2ac। अगर हमसे पूछा जाए कोस सी, तो कोस सी के लिए यहाँ सी है तो सी नहीं लेंगे, सी के अलावा लेंगे बी और ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये ध्यान रखना है कि हमें ऑप्शन में इसी प्रकार के ऑप्शन दिए जाएंगे, क्वेश्चन में हमें इसी प्रकार के ऑप्शन दिए जाएंगे और उन्हीं में से हमें आंसर चूज करना है। तो हमें देखना है कि कोस सी का मान पूछ रहा है, तो नीचे सी नहीं आएगा, सी नीचे नहीं आएगा, और सी प्लस में भी नहीं आएगा ऊपर, सी स्क्वायर जो नेगेटिव में होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, तो ये हो जाएगा कोस सी। कोस बी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ से देखिए कोस बी का मान हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। इसी प्रकार कोस ए का मान हो जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। नेक्स्ट सवाल देखें, हमें एक ट्रायंगल दिया जाएगा और उसके मध्य बिंदु से, यानी कि दो भुजाओं को समांतर रेखा कोई काटती हुई हमें दी जाएगी, मिड पॉइंट से मान लीजिए या किसी से मान लीजिए, लेकिन ये दोनों आपस में पैरेलल होगी, समांतर होगी। तो यहाँ BC समांतर है DF के। तो ये जो दोनों त्रिभुज है
इनका अनुपात ए बी, ये वाली जो भुजा है ए बी, बड़ी वाली भुजा, बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी की बात हो रही है ऊपर, त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी एफ, तो इनका अनुपात निकालेंगे अपन। तो ए बी का अनुपात, ए बी का अनुपात बाई ए डी का अनुपात, इनको लेंगे अपन। यहाँ ए सी का अनुपात इक्वल हो जाएगा ए एफ का अनुपात, यहाँ बी सी का अनुपात इक्वल हो जाएगा डी एफ का अनुपात। तो यहाँ देखिए ए बी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए एफ और बी सी अपॉन डी एफ। अब हमें यहाँ एक वैल्यू दी जाएगी और हमें वो निकालना है। तो यहाँ से देखिए अब अपन को डी ई निकालना है। तो डी ई निकालने के लिए अपन को पता है कि डी ई निकालेंगे तो इसके लिए हमारे पास ए बी का अनुपात होना चाहिए, ए बी, ए से बी तक, तो 3 और 2 5, तो ए बी 5 और ए डी 2, सॉरी 3, ए डी 3 यहाँ, तो 5/3। तो अपन यहाँ बी सी लेंगे, बी सी 10/डी, और यहाँ से डी निकल के आएगा। देखिए 5 दूनी 10, 2 बार काट दिया इसको, तो ये कितना हो जाएगा 6, डी कितना आ जाएगा यहाँ 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार देखिए अगर हमको इनका एरिया पूछ लिया जाए, त्रिभुज ए बी सी का एरिया अनुपात त्रिभुज ए डी ई का एरिया, तो हम क्या करेंगे, जो ए बी अपॉन ए डी था इसका अनुपात का स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास ए बी का अनुपात कितना था, ए बी 5 था और ए डी कितना था यहाँ 3 था, इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से इन दोनों का अनुपात निकल के आएगा 25/9। नेक्स्ट देखिए 3D, इसमें हम घन, घनाभ और बेलन शंकु के बारे में चर्चा करेंगे। घन की सभी भुजाएं समान होती है। घन में 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 कॉर्नर होते हैं। तो देखिए ये 6 फलक, 6 दीवारें। हमारे कमरे में हमने देखा है कि जो दीवारें होती है, कमरा एक घनाभ होता है, घन नहीं होता, लेकिन घनाभ और घन इनमें फलक, शीर्ष और किनारे सभी इक्वल होते हैं। तो 6 तो फलक होंगे, 8 शीर्ष होंगे, ये शीर्ष 8, इनको शीर्ष बोला जाता है, जो कोने होते हैं इनको, और किनारे होते हैं 12, 1 2, ये किनारे हैं, किनारे 12 होते हैं यहाँ इसमें। तो देखिए घन का एरिया पूछा जाए तो घन का एरिया हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का आयतन हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब, यानी भुजा का क्यूब। और विकर्ण डायगोनल पूछा जाए तो √3a। हमें क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि एक घन है, उसका एरिया और वॉल्यूम दोनों इक्वल है, तो उसकी भुजा बताइए। तो यहाँ देखिए एरिया और वॉल्यूम दोनों इक्वल है, तो भुजा हमें बतानी है। तो एरिया 6a² इक्वल हो जाएगा a क्यूब के। तो देखो a² से ये कट जाएगा, तो यहाँ 6 = a, तो भुजा 6 आ जाएगी। अब यहाँ रख के देख लीजिए, 6 का स्क्वायर 36 × 6 216, तो यहाँ से भी 216 निकल के आएगा। 6 का स्क्वायर 36 × 6, और 6 का क्यूब ये भी 216 होता है। तो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा कि उस घन की भुजा बताइए जिसका एरिया और वॉल्यूम दोनों इक्वल होगा, तो वो होगा 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर, जो भी हमें वहाँ पूछा जाए। आगे देखिए अगर हमें दो घन को जोड़कर एक घनाभ बनवाया जाए, हमसे दो घन को जोड़कर एक घनाभ बनवाया जाए, तो इसमें केवल लंबाई चेंज होती है, लंबाई चेंज होती जाती है, चौड़ाई और ऊंचाई वही सेम रहती है। तो यहाँ हमारा चेंज होगा केवल लंबाई। 2 को जोड़ रहे हैं तो 2 बड़ी लंबाई दुगनी हो जाएगी, 3 को जोड़ेंगे लंबाई 3 गुनी हो जाएगी, 4 को जोड़ेंगे तो लंबाई 4 गुनी हो जाएगी। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², जो घन होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। नेक्स्ट देखिए
घनाभ देखिए, घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इक्वल होती है, तीनों इक्वल नहीं होती, सॉरी। घनाभ में भी 6 पलक होंगे, 8 कॉर्नर होंगे और 12 किनारे होंगे। इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई इंटू कोष्टक एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका मतलब है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई ये क्या है आपको पता है, ये आयत का परिमाप है। ये क्या है, आयत का परिमाप है। आयत का परिमाप को अपन ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो हमारे पास कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका आयतन हो जाएगा ABC, वॉल्यूम तीनों भुजाओं का मल्टीप्लाई, यानी कि ABC यहाँ, सॉरी मैंने ABC ये ले लिया, L B और H लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लेंगे L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। यहाँ मैंने लंबाई को A लिया है, चौड़ाई को B और ऊंचाई को C ले लिया है। हमें केवल फॉर्मूले याद रखने हैं और जो मान दिया हुआ होगा उसको इनमें पुटअप करके अपन को आंसर निकालना है। नेक्स्ट देखिए, बेलन दिया गया है, बेलन ये सिलेंडर है, तो ये इसकी हाइट होती है और ये इसकी त्रिज्या होती है। अगर हमसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका परिमाप इंटू ऊंचाई। तो परिमाप देखिए 2 पाई आर और ऊंचाई h, तो 2 पाई आर एच। तो यहाँ से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आएगा बेलन का 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल परिमाप इंटू ऊंचाई। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 2 पाई आर एच प्लस में इसमें दो सर्कल बने हुए हैं, सिलेंडर में 2 सर्कल है तो दोनों का एरिया, क्योंकि एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इसका पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और यहाँ 2 पाई आर एच था। इन सभी को ऐड करेंगे, इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, इनको ऐड किया तो 2 पाई आर कॉस्ट एच प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर कॉस्ट एच प्लस आर। अगर हमसे आयतन पूछा जाए, वॉल्यूम पूछा जाए, तो पाई आर स्क्वायर एच ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन शंकु, शंकु एक जोकर की टोपी की तरह होता है। ये जोकर की जो टोपी होती है वो शंकु होती है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे अपन तो पाई आर एल, एल यहाँ तिर्यक ऊंचाई है, एल यहाँ क्या है, तिर्यक ऊंचाई, ये ऊंचाई है और ये एल है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई हाइट का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर रूट में, इसको ऐसे ज्ञात कर लिया जाता है। यानी कि अपन को यहाँ दिया जाए कि ये 5 है और ये 12 है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, ये ऐड हो क्या जाएगा 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर, तो यहाँ से एल का मान कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इनको ऐड करेंगे तो पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, तो यहाँ से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा पाई आर कोष्टक आर प्लस एल। अगर आयतन पूछा जाए तो आयतन, शंकु का आयतन हमेशा बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो बेलन का आयतन होता था पाई आर स्क्वायर एच, तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात 3:1 होता है। बेलन का आयतन शंकु के आयतन से 3 गुना अधिक होता है, तो हमें ये अनुपात भी पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, बेलन ज़्यादा होगा तो 3:1। आगे देखिए गोला स्पायरल, इसमें देखिए टोटल सरफेस एरिया या
कॉस्ट सरफेस एरिया। यहाँ हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों पूछे जाएंगे तो वो इक्वल होगा 4πr², यानी 4πr²। क्यों गोले में हमने 4 लिया, 4 सर्कल होते हैं ये ऐसे, तो 4 सर्कल के इक्वल हो जाएगा ये। तो 4πr², πr² वर्ग का एरिया होता है, तो 4πr²। अगर वॉल्यूम पूछ लिया जाए, आयतन पूछ लिया जाए, तो 4/3πr³, ये इसका आयतन हो जाएगा। गोले का आयतन 4/3πr³। इसी प्रकार हमसे अर्धगोले के बारे में पूछा जाए तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो तो होगा हाफ हो जाएगा, 4 का हाफ 2 हो जाएगा, तो 2πr²। और टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया जाए तो इसमें एक अधिक हो जाएगा, 3πr²। अगर हमसे आयतन पूछ लिया जाए तो पहले वाले का पूरे का आधा हो जाएगा, पूरे का आधा कितना हो जाएगा, 2/3πr³। तो ये फॉर्मूले हमें याद रखना है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² और आयतन 4/3πr³। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। और अर्धगोले का आयतन 2/3πr³, 2/3πr³। नेक्स्ट देखिए, ये आपको याद रखना है कि हमसे वर्त का क्वेश्चन पूछा जाए, गोले का, अर्धगोले का, बेलन का या शंकु का, इनमें हमें पूछा जाए, आयतन पूछ लिया जाए, एरिया पूछ लिया जाए, तो हमें इनमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि ऑप्शन से देखना है। ऑप्शन में अगर जो 11 का मल्टीप्लाई है, 11 का गुणज है, जिसमें 11 का भाग जा रहा है, उन जो संख्या होती है उनमें 11 का भाग दे के देख लीजिए, जिसमें पूरा पूरा 11 का भाग जा रहा है तो वही हमारा आंसर होगा। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ कि आर का मान यहाँ 7 लिया और सर्कल का एरिया पूछा है मैंने, तो यहाँ ऑप्शन है ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन लिए मैंने, 154, 169, 225 और 96। हमें यहाँ देखना है, पहले शॉर्ट तरीका है देखने का कि 11 में किसका भाग जा रहा है, तो 11 से वही डिवाइड होगा जिनके जो ओड नंबर है वो और इवन नंबर है वो, उनका अंतर 0 हो, 11 हो या 11 का मल्टीप्लाई हो। तो यहाँ से देखिए, इसमें देखेंगे हम 1 5 4, ये देखिए 1 और 4 5 होता है, -5 बराबर 0, तो ये 11 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 11 से डिवाइड हो रहा है। आगे देखेंगे अपन कि और दूसरा कोई ऑप्शन है वो भी 11 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो देखिए 1 और 9, 1 और 9 कितना हो जाएगा, 10, 10 - 6 तो 4, ये तो 11 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे देखिए 2 और 3, 2 और 5 7 -2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 - 2 5, ये भी 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो आगे देखिए ये भी 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा आंसर यहाँ निकल के आ जाएगा 154, 154। नेक्स्ट देखिए, ये टाइप इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए ध्यान से। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा हमसे, 3 ठोस धातु के गोले जिनका व्यास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नए गोले में बदला जाता है। यानी कि 3 ठोस गोले थे धातु के, उनको एक नए गोले में पिघलाया जा रहा है और चेंज किया जा रहा है, और हमसे व्यास पूछा जा रहा है कि व्यास कितना होगा। तो यहाँ हमें व्यास दिया गया है, ये ध्यान रखना है, व्यास दिया गया है और व्यास से पूछ रहा है। ये ध्यान रखना है कि यहाँ त्रिज्या दी गई है और त्रिज्या पूछ रहे हैं, यहाँ व्यास दिया गया है, व्यास पूछ रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको अगली स्लाइड पे लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए आप, कितने भी गोले दे दिए जाए उसकी त्रिज्या r³ सभी त्रिज्याओं के क्यूब के इक्वल होगा, जो सम होगा उसके इक्वल होगा। तो r1 का क्यूब, r2 का क्यूब, r3 का क्यूब, इन सभी का सम r³ के इक्वल होगा। तो देखिए, अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट दिए जाए, मैंने यहाँ पाइथागोरस ट्रिपलेट लिया है, अधिकतर क्वेश्चन भी इसी से पूछा जाता है। तो 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर एक गोले की त्रिज्या 3 है, दूसरे की 4 है और तीसरे की 5 है, तो जो बड़ा वाला गोला बनेगा इससे, उसकी त्रिज्या 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6। इसी प्रकार से 6 8 10, अब ये देखिए इससे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी त्रिज्या निकल के आई कितनी, 12।
ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 12 15, ये ध्यान रखना 9 12 15, तो ये यहाँ हमारा आंसर आएगा 18। इसी प्रकार देखिए ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 3 12, तो 6 चौका 24, ये त्रिज्या हो जाएगी अपनी। इधर देखिए, या फिर ऐसे देख लीजिए 3 4 5, 3 4 5 के बाद में क्या आएगा, 6 आएगा, तो 3 4 5, 5 प्लस 1 6, ऐसे 6 8 10, 2 2 का गैप है इनमें, 6 8 10, तो 6 8 10, 10 के बाद में 2 जोड़ेंगे तो 12। ऐसे देखिए 9 12 15, 3 3 का गैप है, तो 3 जोड़ देंगे, 15 3 18। इसी प्रकार देखिए 12 16 और 20, 4 4 का गैप है, तो 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 24। ये केवल त्रिज्या आ रही है, हमारे यहाँ भी त्रिज्या ली हुई है, ये भी त्रिज्या ली हुई है और ये भी त्रिज्या है। अगर त्रिज्या पूछता तो अपन कर देते 6 18 12 24, लेकिन व्यास पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे। तो यहाँ देखिए अपने सवाल में देखिए हमें व्यास दिया गया है 6 8 और 10, हमें त्रिज्या निकालनी है। पहले इससे व्यास को त्रिज्या में चेंज कीजिए, तो त्रिज्या कितनी होती है, इनकी हाफ होती है, व्यास का हाफ होती है त्रिज्या। व्यास हो जाएगा 2r, तो r निकालेंगे अपन, तो r कितना आ जाएगा यहाँ से 3 4 और 5। तो मैंने अभी आपको बताया 3 4 5 कितने थे का गैप है, एक एक का गैप है, एक एक ऐड होता जा रहा है, तो 6। तो यहाँ से त्रिज्या आ गई, r कितनी आ गई 6। हमें पूछा है व्यास, व्यास पूछा है तो व्यास हमेशा त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है, 2r होगा, तो 2r यहाँ कितना हो जाएगा 12, 2r यहाँ कितना हो जाएगा 12, तो हमारा आंसर यहाँ 12 आ जाएगा। अगर इसकी जगह अपन से पूछ लिया जाता त्रिज्या दे दी जाती है हमें 6 8 और 10, फिर व्यास पूछ लिया जाता कि अब 2r बताइए, व्यास बताइए, तो अपन क्या करते हैं, इसमें 2 जोड़ेंगे, क्योंकि 2 2 ऐड हो रहे हैं, 2 2 2 2 का गैप हो रहा है, तो यार 12, ये तो आ रहा है केवल, 2r कितना आ जाएगा 24, ये हमारा आंसर हो जाता। नेक्स्ट देखिए हम आयत के बारे में चर्चा करेंगे। आयत में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, आमने सामने की बजाय बराबर और समांतर होती है। तो आयत का परिमाप 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और आयत का जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, वो होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अंडर रूट में, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ये डायगोनल हो जाएगा। वर्ग के बारे में देखिए, वर्ग का परिमाप हो जाएगा, परिमाप होता है कि ये पूरी लंबाई, तो 4a 4 भुजा, इन चारों भुजाओं का योग। एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, या फिर हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर या डी स्क्वायर बाई 2। वर्ग का डायगोनल होगा यहाँ अंडर रूट 2a, ए का मान हमें यहाँ दे दिया जाए 4, तो हमें पूछा जाएगा कि वर्ग का एरिया ज्ञात कीजिए, तो वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, और हमसे पूछा जाए कि वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो 4 इंटू 4, ये भी 16 हो जाएगा। तो हमसे बोला जाए कि उस वर्ग की भुजा बताइए जिसका एरिया और परिमाप दोनों बराबर हो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपना 4 आ जाएगा। हमने घन में देखा था, घन में 6 आ रहा था, जिसका एरिया और वॉल्यूम दोनों इक्वल था, एरिया और वॉल्यूम दोनों इक्वल था, उसमें 6 आ रहा था। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि परिमाप और एरिया इक्वल हो। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखेंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य औसती होता है, यानी कि जो हमें संख्याएं दी हुई होती है उनका योग बटा संख्याओं की संख्या, इसे हम औसत बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। माध्यिका होता है, माध्यिका में होता है कि अगर ओड नंबर है तो संख्याओं n प्लस 1 बाई n प्लस 1 सॉरी n बाई 2 प्लस 1 वह पद। अगर इवन है तो
n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद का हाफ। जैसे आपको ये एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ मैंने लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमें माध्य ज्ञात करना है तो इन सभी का योग, तो 1 से 10 तक की संख्याओं का योग। तो n कोष्टक n+1/2 लगातार संख्या है ना, n कोष्टक n+1/2। तो 1 से 10 तक, यहाँ n का मान 10 है, 10 गुणा 10 + 1 11/2 5 बार। तो यहाँ से हमारे पास निकल गया 55। अब देखिए माध्य कितना हो जाएगा, यहाँ माध्य हो जाएगा, योग तो आ गया 55, 55 बटा संख्या कितनी है 10, तो 5.5। तो यहाँ से माध्य कितना आ जाएगा 5.5, यानी सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। माध्य का देखिए, माध्य का हमें देखना है कि ये इवन नंबर है तो हमें बीच वाली संख्या लेनी है। तो यहाँ से देखिए 4 इधर छोड़ते हैं अपन, तो 4 इधर छोड़ देते हैं, बीच की संख्या बच गई, बीच की संख्या 5 और 6 बच गई। 5 और 6 का हाफ, इनका हाफ लेंगे, 5 और 6 11, 11 का हाफ 5.5। तो ये भी कितना आ जाएगा 5 + 6/2, तो कितना आ जाएगा 5.5। ऐसे नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें हमें 2 2 3 4 5 5 5 ये दिया हुआ है और हमसे पूछा जाएगा माध्य का क्या है और बहुलक क्या है। बहुलक, पहले बहुलक देखिए, बहुलक वो होता है जिसकी आवर्ती, जिस संख्या की आवर्ती बहुत ज़्यादा बार, सबसे अधिक बार हुई है। तो बहुलक यहाँ 5 3 बार आया तो 5 हो जाएगा बहुलक। तो बहुलक कितना हो जाएगा 5। और माध्यिका यहाँ कितनी होगी, तो माध्यिका में हम पहले, सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि इनको या तो घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो 2 2 3 4 5 5 और 5। 5 5 5 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या है, तो बीच वाली संख्या हमें लेनी है। तो 3 इधर से काट दें, 3 इधर से, बीच वाली संख्या 4 है, तो यहाँ से माध्यिका हमारे पास निकल गया 4। बहुलक माध्य और माध्यिका में संबंध देखिए, बहुलक इक्वल होता है 3 × माध्यिका -2 माध्य, 3 × माध्यिका -2 माध्य। यहाँ से देखिए याद रखने का तरीका, बहुलक बराबर हो जाएगा माध्यिका, माध्यिका में देखिए 3 गुणा, यहाँ बड़ी है माध्यिका, नाम बड़ा है, तो 3 × माध्यिका माइनस माध्य छोटा है तो 2 माध्य। तो यहाँ से देखिए हमें माध्य दिया हुआ है कि 5 है, माध्य 5 है, माध्य 5 दिया गया है और माध्यिका 6, तो 6 × 3 -2 × 5, तो 36 18 -10। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल गया 8। तो बहुलक कितना आ जाएगा 8। केवल हमें इस फॉर्मूले में मान रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है कि बहुलक इक्वल होगा 3 माध्यिका -2 माध्य। नेक्स्ट देखिए प्रायिकता, देखिए प्रायिकता हमेशा 0 या 1 के इक्वल होगी, यानी कि 0 और 1 के बीच में होगी प्रायिकता। प्रायिकता कितनी होगी 0 और 1 के इक्वल, ना तो 0 से छोटी होगी ना ही 1 से बड़ी होगी, 0 और 1 के इक्वल होती है। तो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.5 है, सॉरी 0.15 है, 0.15 है। तो इस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 में से घटाएंगे, यानी कि 1 का मतलब है 1.00, यानी कि इनको पॉइंट घटाएंगे। तो देखिए सीधा सा ही घटा दीजिए, 100 में से 15 घटा दीजिए, 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, पीछे से आ जाएगा और यहाँ पॉइंट लगा दीजिए बस। इसी प्रकार हमें दे दिया जाए कि कोई घटना घटित होने की प्रायिकता 1/4 है, तो घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो घटित नहीं होने की प्रायिकता दिया हुआ है, घटित होने की प्रायिकता 1/4, तो कुल संभावना तो 4 थी लेकिन हुई कितनी 1, तो नहीं होगी,
कितनी 1 - 1/4 यानी कि 3/4। कैसे? 4 में से 1 कम कर देंगे, ये 4 में से 1 कम करके यहाँ लिखेंगे और 4 को नीचे ऐसे कैसे रख देंगे, तो 3/4। ऐसे हमें अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किसी थैले में 5 लाल गेंदे हैं, 3 सफ़ेद गेंदे हैं, 2 काली गेंदे हैं। फिर हमसे पूछा जाएगा कि एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, यानी कि बिना देखे एक गेंद निकाल ली जाती है। तो निकाली हुई गेंद काली होगी, उसकी प्रायिकता लाल होगी, उसकी प्रायिकता, या सफ़ेद होगी, उसकी प्रायिकता। अगर निकाली गई गेंद काली हो तो काली होने की प्रायिकता, काली कितनी गेंदे हैं? 2 गेंदे हैं, तो 2 बटा टोटल कितनी गेंदे हैं वो जोड़ना हमें। टोटल है 5, 3, 8, 8 और 2 10 10। तो यहाँ से प्रायिकता 1/5 निकल के आएगी। इसी प्रकार हमसे लाल पूछ लिया जाए, लाल होने की प्रायिकता, तो लाल कितनी है? 5 गेंदे हैं और टोटल कितनी गेंदे हैं? 10, तो 1/2। अगर सफ़ेद पूछ लिया जाए तो सफ़ेद कितनी है? 3 है और टोटल कितनी है? 10, तो 3/10। ये प्रायिकता हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट देखिए, हम इसमें चर्चा करेंगे रास्ते का जो एरिया होता है उसके बारे में। तो आयत के बाहर बनने वाला रास्ता, आयत के बाहर, ये आयत है, इसके बाहर एक रास्ता बना हुआ है जिसकी चौड़ाई है x सेंटीमीटर, ये रास्ते की चौड़ाई है। तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये फॉर्मूला, उससे ज्ञात कर लो। ये फॉर्मूला 2x कोष्टक l + b + 2x, यहाँ l और b आयत की जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो है, आयत की है, ये किसकी? आयत की है, इसकी नहीं है। और ये अक्स है जो है रास्ते का चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई की, रास्ता x मीटर चौड़ा है। तो फॉर्मूला हो जाएगा 2x कोष्टक l + b + 2x। या फिर ऐसे नहीं निकालेंगे तो पहले अपन निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है। फिर इसमें से अपन घटाएंगे, यानी पूरा इसका वाला निकालेंगे, इसका वाला निकालेंगे। उसके लिए हमें x को ऐड करना पड़ेगा 2 बार, यहाँ l + 2x और b + 2x, फिर अलग अलग निकालना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले से निकालना आसान हो जाएगा। 2x कोष्टक l + b + 2x। अगर आयत के अंदर रास्ता होगा तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, 2x कोष्टक l + b और यहाँ अपन माइनस कर देंगे, क्योंकि अंदर है तो यहाँ माइनस, बाहर होगा तो प्लस, अंदर होगा तो माइनस। तो देखिए फॉर्मूला हो जाएगा 2x कोष्टक l + b - 2x, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आयत के बीचों बीच से गुजर रहा है, मध्य से गुजर रहा है, तो मध्य का रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे अपन। तो अपन को क्या करना है, ये 2 हटा देना है यहाँ, तो ये फॉर्मूले में 2 हट जाएगा, बाकी का माइनस वाला ऐसे कैसे आ जाएगा मध्य से, बीच में से। तो x कोष्टक l + b - x, ये हो जाएगा। तो हमने 3 चीज़ देखी यहाँ। अगर आयत के बाहर रास्ता बना हुआ है तो 2x कोष्टक l + b + 2x। अगर आयत के अंदर बन रहा है तो 2x कोष्टक l + b - 2x। अगर मध्य बीचों बीच से गुजर रहा है तो x कोष्टक l + b - x। नेक्स्ट देखिए, अगर एक वर्ताकार खेत है, इसके चारों तरफ रास्ता बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, तो इसका एरिया अपन को ज्ञात करना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जो बड़ी वाली त्रिज्या होगी पाई कोष्टक, उसकी बड़ी वाली की त्रिज्या का स्क्वायर, बड़ी वाली त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटी वाली त्रिज्या का स्क्वायर। तो यहाँ से अपन निकालेंगे पाई कोष्टक r² - r²। देखिए हमने पाई लिया 22/7, पाई का मान 22/7 होता है, r² यानी 14 का स्क्वायर - 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 22/7 गुणा a² - b², तो a + b a - b, तो a + b 14 + 7 a - b 14 - 7। 14 - 7, 14 + 7 कितना होता है 21, 14 - 7 7 होता है, तो 7 से 7 कट जाएगा। तो यहाँ 22 × 21,
तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो 21 2 42, हासिल 4, 21 2 42, 4 46, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। एक ये लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का, ये अभी वीडियो मेंस में आया था क्वेश्चन, LCM मल्टीप्लाई HCF, जिनका मल्टीप्लाई होता है कि जो दो संख्याएं दी हुई होती है उनका मल्टीप्लाई के इक्वल, दो संख्याओं का LCM और HCM का मल्टीप्लाई उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें उसमें सवाल में दिया हुआ था कि दो संख्याएं हैं जिनका LCM है 225 और HCF है 5, उनमें से एक संख्या 45, तो दूसरी संख्या पूछी गई थी। तो हमें कुछ नहीं करना, केवल इनको मल्टीप्लाई करना, LCM और HCF को मल्टीप्लाई करना है और उसको इक्वल रखना है इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो देखिए यहाँ से 5 कटेगा 45 से 9 बार, और ये 9 से 225 कट जाएगा कितने बार, 25 बार, तो यहाँ से सेकंड संख्या आ जाएगी 25। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।